सर, इस समय देश में इंडिया व भारत का मुद्दा गरमाया हुआ है, इसे आप किस तरह देखते हैं? शिवेंद्र, देखो ये पुराना इशू है। ये आज का मुद्दा नहीं है। ये बहस तो 1947 के पहले से चली आ रही है। भारत और इंडिया का इशू, जो मैकाले के पढ़ाए हुए अंग्रेजी हमारे यहाँ थे देश में, प्रशासन से जुड़े हुए, राजनीति में आए हुए और वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न स्टाइल की ज़िंदगी की बात करते थे, उसमें रचे बसे थे, तो वो इंडिया वाले कहे जाते थे उस ज़माने में भी और आज भी। जैसे कि नेहरू जी को उस समय कांग्रेस में लोग मजाक में कहते थे, गांधी जी भी कई बार कहते थे, सरदार पटेल ने भी मजाक में कई बार कहा था कि हमारी पार्टी के अकेले अंग्रेज हैं, ये ओनली इंग्लिश मैन वी हैव इन और कांग्रेस पार्टी। तो बेसिकली ये एक इशू इंडिया वर्सेस भारत का एक बहुत ज़माने से चल रहा है। तो इसमें अगर आप देखें, एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो आप इसको इस तरीके से ले लीजिए जिससे नेहरू जी थे, अंग्रेजी में किताबें लिखी उन्होंने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स टू द डॉटर, कुछ इस प्रकार की, तो वो अंग्रेजी में लिखी उन्होंने, किसी और भाषा में नहीं लिखी। तो वो एक इंडिया के प्रतिनिधि बने और सरदार पटेल वगैरह हो गए और भी बहुत से लोग हो गए, ये भारत के प्रतिनिधि बने। तो ये डिवीज़न शुरू से चला आ रहा है और ये बहस भी चलती रही है किसी न किसी स्तर पर। और चूँकि आज़ादी के बाद के माहौल में ये अंग्रेजी और हिंदी की बहस, उत्तर और दक्षिण की बहस में भी कन्वर्ट हुई, इसलिए इन बिंदुओं को, इन विवादों को एक तरफ कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी की बहस में न कन्वर्ट हो जाएगी चीज़ें और देश के संप्रभुता पर और सॉवरेनिटी पे सवाल न उठाने लगे और कुछ इस प्रकार की मांग न उठने लगे कि भाई साउथ की स्टेट्स जो हिंदी नहीं जानती हैं उनके लिए अंग्रेजी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अंग्रेजी को ना हटाया जाए। अंग्रेजी को हटाया जाएगा तो हम लोग एंटी हिंदी आंदोलन करेंगे, जैसा कि शुरुआती दिनों में बहुत इसको मजबूती से दक्षिण की स्टेट्स, विशेषकर तमिलनाडु ने इसको चलाया, एंटी हिंदी एजिटेशन। तो अब जो इस समय जो माहौल बन रहा है ये एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में है। दूसरा परिप्रेक्ष्य हम इसको इस तरीके से लें कि आज जो बहस चल पड़ी है इंडिया वर्सेस भारत वाली, तो उस पुराने कॉन्टेक्स्ट को नया करते हुए अब पॉलिटिकल सिचुएशंस कुछ इस तरीके से घिर रही है जिसमें कि जो भारत का कॉन्सेप्ट है वो आक्रमण का शिकार हो रहा है। इसको हम लोग देख रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो कि आज़ादी के आंदोलन को चलाने वाली थी, एक उसकी अगुआ थी, मुख्य पार्टी थी, अकेली पार्टी थी जिसने आंदोलन किया, आंदोलन चलाया और आज़ादी की अभियान तक हम लोग पहुँचे, उसके अंतिम परिणति तक पहुँचे। और उसके वारिसान जो कि आज की तारीख में हैं, उनके दृष्टिकोण से भारत और इंडिया के बहस में वो इंडिया के पक्षधर होते हुए दिख रहे हैं और कुछ इस प्रकार का माहौल देश में बनता भी जा रहा है, कुछ सांस्कृतिक भी, कुछ धार्मिक भी, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि भारत और इंडिया की बहस यहाँ पर आ गई है। अभी आपने देखा पिछले दिनों राजनीतिक गठबंधन बनाने में जो कांग्रेस एंड एलाइड पार्टीज़, जो कि एक संगठन के तौर से पहले रहा है, उन्होंने उन 26 से 27 दलों के संगठन ने अपना नाम इंडिया लिखा है, INDIA, इंडिया अलायंस की तरीके से। तो उसका परिणाम ये हुआ कि हर बात पर अब इंडिया वाली बात आने लगी कि अगर इनको इंडिया कहा जाएगा तो बाकी लोग कहाँ गए। फिर वो एक तरीके से भारत और इंडिया की बहस अपने आप उनकी इस इंडिया अलायंस बनने से ही छिड़ गई। अब अगर आप अपने को इंडिया कह रहे हैं तो अब दूसरी पार्टी आपके ऊपर आक्रमण कैसे करे? पॉलिटिकल राजनीति में तो भाई स्पारिंग होगी, हमले होंगे ही। तो आपके ऊपर किया गया हमला इंडिया पर, भारत पर हुआ हमला न माना जाए। तो इसलिए उसको पॉलिटिकल काट के दृष्टिकोण से ये हुआ कि भारत और इंडिया का स्लोगन एक तरीके से चलाया जाए और वो चलाया गया।
और इस विवाद की परिणति ये हो रही है कि अब भारत इंडिया के विवाद को हम इसको भारतीयता बनाम विदेशी संस्कृति के विवाद की तरफ लेकर के आ गए हैं। और जो इंडिया वाले हैं वो मैकालेवादी हैं, और जो कि भारत को गुलाम बनाए रखने की जो सोच थी उसके प्रतिनिधि हैं वो। और उनकी आज भी वही सोच है कि विदेशी सोच, विदेशी थिंकिंग, विदेशी भाषा और भारतीयता में वो लोग नहीं उतर सके, नहीं रच बस सके। तो इसलिए अब ये राजनीतिक तौर से ये आवश्यक हो गया है कि उस इंडिया के नाम से, जो कि विदेशियों का दिया गया नाम है, उससे फुर्सत ली जाए। हमारे संविधान में एक एनोमली कहें या जो भी है, एक बिंदु ये आ गया कि इंडिया दैट इज़ भारत। संविधान मूलतः लिखा गया इंग्लिश में और इंडिया दैट इज़ भारत कहा गया। अब इसका अर्थ ये बना इम्प्लीकेशन कि मूल तो इंडिया है और जिसको कि भारत भी कहा जाता है, जबकि इसका होना रिवर्स चाहिए था कि भारत दैट इज इंडिया। हाँ, तो इस तरीके से आप जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है उसको आप सबऑर्डिनेट कर देते भारत के साथ, तो उसमें इंडिया की बचत हो जाती, इंडिया लक्ष्य नहीं बनता। लेकिन आज इंडिया लक्ष्य बन गया है। और ये शब्द जो इंडिया है ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ नहीं है। जब भारत की समृद्धि के दिन थे, भारत समृद्ध राष्ट्र रहा है, दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र। 33% दुनिया की जीडीपी भारत कमांड करता था, भारत के नियंत्रण में थी, और यहाँ से यूरोप तक व्यापार होता था, और बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी काफिले, ऊँट, गाड़ी, घोड़े, बैलगाड़ियाँ यहाँ से वहाँ तक चला करते थे, समुद्र के रास्ते से भी और सड़क के रास्ते से भी, जिसको सिल्क रूट हम लोग कहते हैं। तो अब इसको हम लोग देखें तो उधर से आने वाले जो व्यापारी थे, सिंधु पार करते थे, सिंधु शब्द जैसे है, तो बहुत सी भाषाओं में स शब्द नहीं आता। अब उनके यहाँ जिस तरीके से उनकी भाषाओं का विकास हुआ, तो वो हिंद कहा जाने लगा, हिंदस कहा जाने लगा, और फिर वो जब ये यवन आए यहाँ पर तो उनकी भाषा थोड़ी सी और डिफरेंट थी, तो उन्होंने इसको इंडस कहना शुरू किया, सिंधु नदी को। तो इंडस के इस पार के जो लोग हैं वो इंड हैं, इंडियन हैं, इंड से जुड़े हुए हैं, वो इंडस वाले हैं। तो वो एक इंडिया, एक शब्द अस्तित्व में आ गया, ये यवनों के कारण है। और यवन कोई हमारे शत्रु नहीं रहे इतिहास में, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इस अलेक्जेंडर के हमले के बाद भी, सिकंदर के हमले के बाद भी हम लोगों ने यवनों को अपना शत्रु नहीं माना है। उनके प्रति हम लोगों के हृदय में कोई असम्मान का भाव नहीं आता कि वो लोग जो भी आए, जो उनके जो और थे बाद के सेनापति मिनेंडर वगैरह और सेलुकस, जिनके बारे में लोग सुनते हैं, वो बौद्ध हुए, बहुत से सनातन धर्म के मानने वाले हो गए। तो आज की तारीख में उनको ये नहीं कहा जाएगा कि वो रोमन धर्म के या ग्रीक धर्म को लेकर के आए, बल्कि आकर के हमारे धर्म में समाहित हो गए। तो उनके प्रति कोई इलविल नहीं है, कोई दुर्भावनाएं नहीं है भारत में, हमारे किसी के मन में। इसलिए हम लोग अलेक्जेंडर का सम्मान करते हैं। तो इंडिया के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, इंडिया शब्द के प्रति भारत में किसी भी तरीके से। बस ये कि वो एक विदेशी कल्चर को प्रतिनिधित्व करने वाले को एक अगर हमें बताना है, कहना है, तो वो इंडिया कहा गया। अब आज की तारीख में अगर कोई संविधान संशोधन होता है तो वो मेरे ख्याल से इसी तरीके से होगा कि भारत की प्राथमिकता है और इंडिया शब्द ये है, तो ये भी है शब्द संविधान में, कोई परेशानी नहीं है। अभी मोदी जी ने 19 सितंबर को सेशन बुलाया है, तो क्या लगता है कि इस सेशन में किस तरीके की बातें आएंगी? सेशन में तो बहुत तरीके की बातें कही जा रही हैं। सेशन में तो सेशन को लेकर तमाम जिसके मुंह उतनी बातें हैं। जी 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 जी। तो कोई कह रहा है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो इसमें जो है 33% होने जा रहा है, इसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब ऐसी चीज़ मोदी जी लाएंगे कि जो किसी ने सोचा ही ना होगा।
और साहब देखिएगा बड़ा गजब का मास्टर स्ट्रोक मारेंगे इस बार इस 5 दिन के सत्र में। अब बहरहाल जितने मुँह उतनी बातें, तो तरह तरह की बातें। एक तो ये हो गया कि एक चुनाव, एक देश एक चुनाव वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें लोग कह रहे हैं कि वो भी एक इशू हो सकता है, क्योंकि उस इशू को लेकर के उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी है, और कमेटी बड़ी तेज़ी से उसने अपना काम शुरू भी कर दिया। उसमें बड़े महत्वपूर्ण संविधानविद भी रखे गए हैं, तो वो कमेटी अपना काम कर रही होगी। तो इस तरीके से हम देखें तो अभी जो होने वाला वो तो 19 के बाद पता ही चलेगा सर। लेकिन अभी एक नई चीज आई है, पहली बार इस तरीके की बातें, हालांकि पहले भी होती रही इस तरीके की बातें, लेकिन अभी इस उदयनिधि स्टालिन का एक बयान आया है जो बड़ा चर्चा का विषय बना है कि सनातन को समाप्त कर दिया जाए। तो इस तरीके की जो बातें हो रही, उसका क्या अंदेशा आने वाले समाज पे पड़ने वाला है, या इन लोगों के जो इस तरीके के प्रलाप कर रहे हैं उनका अपना क्या मोटो, क्या उनका अपना नजरिया हो सकता है, तो उसके बारे में आप क्या? इसमें देखो, ये जो भारत एसर्ट कर रहा है, भारतीयता एसर्ट कर रही है पहले की तुलना में। जो इस देश के 1947 के बाद के इतिहास को आप देखेंगे तो अंग्रेजियत का वर्चस्व रहा इस देश में। जो शासन व्यवस्थाएं थी उसमें अंग्रेजी किस्म के नेता भी रहे, अधिकारी भी रहे, सब रहे। और यहाँ तक कि माउंट बेटन को हम लोगों ने 1 साल तक, तो लगभग 1 साल तक अपना राष्ट्राध्यक्ष बना करके रखा। तो इस हद तक हम लोगों की डिपेंडेंस रही है विदेशी विचारों पर, उनके थॉट्स पे, उनके प्रोसेस पे। और जो संविधान हम लोगों ने लिखा बनाया अपना, वो 70% ये वो संविधान है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945 में 1935 जो ब्रिटिशर्स ने दिया था हमको, जिसके आधार पर पिछले चुनाव हुए, 2 चुनाव हुए राज्यों के। तो हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी परंपराएं थीं, जो कि इस प्रकार की जो इस देश में थे, काफ़ी गहरे जड़ जमा चुकी थी। अब जब मोदी जी आए और भारतीयता का माहौल बनना शुरू हुआ बहुत सी चीज़ों में, तो उसमें अंग्रेजी को स्पेस छोड़ना पड़ा। और अंग्रेजी को स्पेस छोड़ने के बाद जो वो पॉलिटिक्स है, इस देश की पॉलिटिक्स, वो हिंदुत्ववादी सोच के विरुद्ध कन्वर्ज होने लगी, जो अपोजिशन पॉलिटिक्स है। उसका परिणाम ये हुआ कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, जो कि संस्कृतियों के प्रति, भारतीय संस्कृतियों के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति जिनका बहुत लगाव नहीं था, जो कि इसी प्रकार की यथास्थिति चाहते थे जिसमें कि अंग्रेजी का वर्चस्व और विदेशी संस्कृतियों का वर्चस्व चलता है, तो उन्हें इस हिंदुत्ववादी उभार से और भारतीयता के उभार से, हिंदुत्ववादी तो न कहा जाए, बल्कि भारतीयता के उभार से, भारत के सांस्कृतिक उभार से बहुत कष्ट होने की स्थितियाँ हमको दिख रही हैं। तो अब इसका परिणाम ये हो रहा है कि उन्होंने नए सिरे में गोलबंदी शुरू की कि कैसे करें। अब नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद ये इस परिवार में राजीव गांधी आए। तो इंदिरा गांधी को भी हम ले लें, उनका भी कोई भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव तो नहीं था, लेकिन फिर भी महिला थी, साड़ी वाड़ी पहनती थी, पल्लू उल्लू डाल लेती थी, तो इस तरीके से जो है हिंदी बोल लेती थी ठीक से। तो वो सब उसमें उनको ब्राह्मण मान करके, ब्राह्मण मानते सब उनको भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा, उनको लोग लपेटे रहे, कांग्रेस के लोग प्रयास करके। लेकिन अब सोनिया जी का क्या करें? तो ये तो भारतीयता की संस्कृति में न रच बस सकती हैं, न हो सकती हैं, न है, न बोल पाती हैं, न कुछ। इतने वर्षों में तो गूंगा भी हिंदी बोलना सीख जाता, और ये इन्होंने इतने वर्षों में हिंदी बोल पाना संभव नहीं, इनके लिए हिंदी पढ़ पाना संभव नहीं हुआ। फिर भी इस देश के सबसे महत्वपूर्ण पद पर रही हैं, प्रधानमंत्री का नियंत्रण करती रही 10 वर्ष तक। जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनकी एक नियंत्रक बनी रही, भाग्य की नियंत्रक बनी रही, बिना हिंदी को जाने हुए, बिना हिंदी पढ़ने की क्षमता हुए। तो अब इस देश में इनका वर्चस्व था, वो वर्चस्व अब उस सोच का चैलेंज हो रहा है।
तो दक्षिण भारत के जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनको साथ में लिया गया और उसके साथ इस देश में जो सांप्रदायिकता का एक जो काउंटर है, जिसमें कि अब्राह्मिक धर्म आते हैं। अब्राह्मिक धर्म से मतलब ईसाइयत, जो कि बड़ी तेज़ी से इस देश में बढ़ रही है। इसका प्रचार प्रसार हम देख रहे हैं, गांव-गांव में चल रहा है। मैं देखता हूँ कि उत्तरांचल के गांव में भी सुबह सुबह बैठकें होती हैं, लोग जाते हैं, चंगाई सभा कहीं कहते हैं, कहीं कुछ और कहा जाता है। तो इनका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और हमारे मुस्लिम्स तो लगे ही पड़े हुए हैं, उनके बारे में तो खबरें हमको आती ही रहती, किस तरीके से लफ्ज़ जिहाद बहुत तरीक़ों से ये लोग कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग नहीं चाहते कि हिंदुत्ववादी शक्तियाँ इनको अपोज करें, इनका जो कुछ चल रहा था उसको वैसे ही चलाया जाए। अब चूँकि अपोजिशन आ रहा है, कहीं पर रोक टोक होनी शुरू हो गई, कहीं पर इस पर असर पड़ने लगा उनके अभियानों पर, इनकी फंडिंग को रोका जा रहा है, तो अब ये लोग रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में विरोधी पक्ष के साथ अलाइन होकर के कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने अब ये शुरू किया। तो अब इसमें एंटी हिंदू पावर्स और वो शक्तियाँ की जो हिंदुत्व के बिंदु पर न्यूट्रल हैं, जिनको कि हम लोगों ने कई बार दलित कह करके उनको अलग करने का प्रयास किया कि नहीं साहब, अम्बेडकरवादी हैं या हिंदुत्व की सोच से अलग हैं ये लोग, या बौद्ध हैं। तो इस प्रकार का प्रयास चल रहा है, जिससे कि जो सनातन धर्मी समाज है, जो कि इस देश में हम लोग मानते हैं कि 80% है, उसकी संख्या वोटिंग के समय माहौल ऐसा बना दिया जाए कि हिंदू बनाम गैर हिंदू का विवाद शुरू हो जाए। और इस हिंदू बनाम गैर हिंदू के विवाद में उनको ये लगता है कि अगर माइनॉरिटीज़ उनके साथ हो गई, ब्राह्मणिक मजहब के लोग मिल गए, ईसाई और हमारे मुस्लिम समाज के लोग उनके साथ मिल गए, और दलित समाज के लोगों को इन्होंने जोड़ लिया, आदिवासी समाज के लोगों को जिनमें बड़ी तेज़ी से ईसाइयत का प्रसार हो रहा है, उन लोगों को जोड़ लिया। और जिस तरीके से पंजाब में ही ईसाइयत का वर्चस्व बढ़ रहा है खालिस्तानियों के माध्यम से, तो अब ये सब कंबाइन होकर के दक्षिण भारत में इस प्रकार का माहौल जैसे कि द्रविडियन पार्टीज ने बना रखा है। तो इनको ये लगता है कि अगर हम लोग इस प्रकार से करेंगे तो हम इनको चैलेंज दे पाएंगे, इन सनातन धर्मी शक्तियों को। उत्तर भारत में इन्होंने क्या किया, एक हमारे मौर्य जी हैं, भाजपा में रहे, मंत्री रहे, और उससे पहले बसपा में थे, हम लोग जानते ही हैं। जिस तरीके से उन्होंने अब रंग बदला है, तो उस कॉन्स्पिरेसी में जो कि हिंदुत्व के विरुद्ध या सनातन धर्म के विरुद्ध हो रही है, भारतीयता के विरुद्ध हो रही है, तो इस सब से ये स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब जगह मिला करके एक माहौल बनाया जा रहा है, जिससे हमारी ममता बनर्जी जी हैं, उनको हम लोगों ने देखा है किस तरीके से प्रो मुस्लिम उनकी नीतियाँ हैं, एक्सट्रीम प्रो मुस्लिम। तो वहाँ पर हिंदुओं को डिफेंसिव कर दिया गया है। वो वोट भी देने पाएंगे या नहीं देने पाएंगे जो वहाँ की हिंदू आबादी है। उसी तरीके से दक्षिण भारत में माहौल है, वहाँ पर द्रविडियन पार्टीज़ के नाम पर धांधलीबाजी हो सकती है बड़े पैमाने पर, और वो लोग जो कि प्रो मोदी हैं या प्रो भारतीय हैं, प्रो हिंदू हैं, वो हो सकता है कि वोट देने में उनके सामने संकट आ जाए। आंध्र प्रदेश में हमने देखा कि वहाँ का मुख्यमंत्री कितनी तेज़ी से अभियान चला रहा है धर्म परिवर्तन का, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई विवाद होता है, नहीं कोई झगड़ा होता है। वो रेड्डी हैं श्रीमान जी, रेड्डी समाज से हैं, रेड्डी समाज को क्षत्रिय माना जाता है, तो वो ईसाई हो गए, उनके पिता ईसाई हो गए, अब वो ईसाइयत बढ़ाने में लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश की जनता देख रही है, देश देख रहा है, उनके लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई इसके खिलाफ नहीं खड़ा होता। सत्ता का नशा या सत्ता का की मोह ऐसी है कि कोई आवाज़ भी उठाने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संकट है हिंदुत्व के सामने, सनातन धर्मियों के सामने। सबसे बड़ा संकट ये है कि इसमें कोई मिलिटेंट सोच नहीं है, संघर्ष करने की सोच नहीं है, प्रतिकार करने की क्षमता नहीं, जैसे कि हम लोग इस्लाम में देखते हैं, जैसा कि अब हम लोगों ने यहूदियों में भी देखना शुरू किया, इजराइल वगैरह जैसे कंट्री। ईसाइयत में है, वो भी क्रूसेड करते हैं, धर्मयुद्ध करने लगते हैं आवश्यकता पड़ने पर, इस प्रकार की स्थितियाँ बनने पर। लेकिन हमारे हिंदू समाज में एक इन्होंने भाई क्षत्रिय वर्ण तो बना दिया, और क्षत्रिय वर्ण बन गया, बेसिकली बना ही था उसी दृष्टिकोण से कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध की स्थितियों तक चले जाएंगे।
लेकिन क्षत्रिय समाज की जो दशा है वो हम लोग देख ही रहे हैं, जो स्थितियाँ हैं। तो आज की तारीख में हिंदुत्व के लिए, भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए संघर्ष करने वाला स्ट्रीट फाइटर कोई नहीं। तो इसका फायदा इनको मिल रहा है। सिख आप देखिए भले कम संख्या में है, लेकिन लड़ने उड़ने को उतारू हो जाते हैं। आप अगर सिख धर्म के खिलाफ कुछ बोल दीजिए तो उसके बाद देखिए आपके साथ क्या होता है। भले ही देश में संख्या है नहीं है, आप इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल दीजिए, फिर आप देखिए कि क्या बीतेगी आपके ऊपर। नुपुर शर्मा तो बोल भी नहीं पाई थी पूरी बात, और उनके पीछे लोग पड़ गए। आज वो छिपी हुई घूम रही हैं अंडरग्राउंड इतने दिनों से। और प्रतिक्रिया में जिन 7-8 लोगों के आते हैं वो गले काट दिए गए। तो हम लोगों ने देखा है कि हिंदू समाज में रहते हुए जहाँ पर कहा जाता है कि 80% हिंदू हैं, वहाँ पर कोई गला काट दे और उनके खिलाफ कोई इस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ ना हो, थोड़ा बहुत अखबारबाजी होकर के, कुछ जुलूस होकर के, बस ले दे कर इतना ही, वो भी कुछ सीमित क्षेत्रों में, तो उनको अंदाजा लग रहा है कि ये कितने सशक्त हैं, कितनी शक्ति में है। तो जब शक्ति की स्थिति हमारी ये है हिंदू समाज की या सनातन धर्मी समाज की या भारतीय संस्कृति की, तो इस चीज़ ने उन्हें हिम्मत दे दी है कि हम लोग इनसे लड़ करके इनको चुनाव में भी पराजित कर सकते हैं। बाकी तो हर मोर्चे पे इनको हम डिफीट दे ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी पराजित कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर ये गठबंधन बनाया इस तरीके से, और उस गठबंधन का एजेंडा एंटी हिंदू होता हुआ चला जा रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।